28 जुलाई साल 1914 में हमारी दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर स्टार्ट होती है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं, जिसमें बहुत से शहर और टाउन्स बर्बाद हो जाते हैं और तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की अमवात हो जाती हैं, जिसमें मिलिट्री और सिविलियंस दोनों शामिल हैं। इस जंग के अंदर तकरीबन 17 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। उसके बाद 1 सितंबर साल 1939 को वर्ल्ड वॉर फिर से होती है, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 कहा जाता है। इस वॉर को मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि हर कंट्री ने इस वॉर के अंदर बहुत सारे पैसे स्पेंड किए थे पिछली वॉर के मुकाबले में, जिसका नुकसान वॉर खत्म होने के बाद महसूस होता है, जब हर मुल्क को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस जंग के अंदर तकरीबन 21 कंट्रीज इन्वॉल्व थी और आज साल 2024 को भी कहा जा रहा है कि तीसरी जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है। क्या ये सच है? ईरान ने इसराइल पर एयर स्ट्राइक्स क्यों किए और आगे से इस पर इसराइल का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सारे मसले को शुरू से जानते हैं। वॉर का आगाज होता है गजा में मौजूद हमास और इसराइल के दरमियान। 7 अक्टूबर साल 2023 सुबह 6:30 का वक्त था और हमास इसराइल पर 5000 एयर स्ट्राइक्स करता है, जिसमें हजारों इसराइली मारे जाते हैं और लाखों की तादाद में जख्मी हो जाते हैं। और 7 अक्टूबर को इसराइल प्रेसिडेंट नेतन्याहू डिक्लेयर कर देते हैं कि वो वॉर स्टेट के अंदर हैं और वो भी गजा पर जवाबी अटैक कर देते हैं। अब जो गजा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा मुल्क है इसराइल के मुकाबले में, और इसराइल के जरिए ही उनकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी और खाना ट्रांसफर होता है। तो इसराइल गुस्से में 9 अक्टूबर को गजा पर कंप्लीट ब्लॉकेड कर देता है। अब गजा में न खाना था, न पानी था और न बिजली, और इसके अलावा इसराइल गजा पर लगातार एयर स्ट्राइक्स भी कर रहा था और हर रोज बहुत से फलस्तीनी और हमास के मेंबर्स मारे जा रहे थे। अब गजा आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था और 2800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके थे, जिसमें 60% बच्चे और औरतें थी। अब काफी लोग हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की तरफ शेल्टर लेने जाते हैं, मगर स्कूल्स और हॉस्पिटल में भी पानी खत्म होना शुरू हो गया था और बहुत से पेशेंट बिजली न होने की वजह से मुश्किल में थे। अब हॉस्पिटल एक एक करके बंद होना शुरू हो जाते हैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से। फिर एक दिन इसराइल पैम्पलेट ड्रॉप करता है गजा पर, जो कि नॉर्थ साइड के लिए था। उसमें वार्निंग लिखी होती है कि सब लोग साउथ में ट्रांसफर हो जाएं। इसराइल लोगों को साउथ में एवैक्यूएट करना चाहता था ताकि सिविलियंस की जान बच सके और वो उस जगह को तबाह कर सकें। अब एक रिसर्च के मुताबिक नॉर्थ साइड में 11 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 6 मिलियन लोग एवैक्यूएट कर लेते हैं। बाकी 4 मिलियन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वहां से एवैक्यूएट नहीं कर पाते। अब जो लोग साउथ में गए थे वो तो यही समझ रहे थे कि अब वो लोग सेव हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसराइल खान यूनिस सिटी में भी स्ट्राइक्स करता है, जो कि साउथ में ही मौजूद थी। अब इन स्ट्राइक्स को रोकने के लिए बहुत कोशिश की हर मुल्क ने, लेकिन इसराइल वहां स्ट्राइक्स करता गया। अब लेबनान इसराइल का पुराना दुश्मन है। साल 2006 में लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग हो चुकी है, जो तकरीबन 1 महीने तक चली थी। अब 16 अक्टूबर को लेबनान एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करता है इसराइल पर, जिसकी वजह से 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। इन सारे मिशन को हिजबुल्लाह लीड कर रहा था। हमास और हिजबुल्लाह दोनों एक जैसे एजेंसीज हैं, जिनको कुछ मुल्क टेररिस्ट मानते हैं और कुछ मुल्क इन्हें अच्छा समझते हैं, मगर हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा पावरफुल है और उनके पास हथियार भी हमास से ज्यादा हैं। अब इसराइल ने गजा के साथ साथ लेबनान पर भी स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए थे। अब सवाल यह है कि इन सब स्ट्राइक्स या फिर इस जंग के पीछे क्या कोई प्लानिंग थी? अब जब ये स्ट्राइक्स हुई थी इसराइल पर हमास की तरफ, जब अमेरिका और इजिप्ट ने इसराइल को पहले ही वार्न कर दिया था इस स्ट्राइक के हवाले से, तो आखिर क्यों इसराइल ने इस जंग को रोकने की कोशिश नहीं की? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जब गजा ने हमला किया था उससे पहले नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन पर कुछ केसेस चल रहे थे और कहा जा रहा था कि उनको एज अ पीएम रिजाइन देना पड़ सकता था। इसलिए पता होने के बावजूद उन्होंने स्ट्राइक्स होने दिए। वो खुद ये जंग चाहते थे। इसे अभी तक प्रूव नहीं किया गया, मगर ऐसा हो भी सकता है। अब यहाँ पर इसराइल हमास और हिजबुल्लाह दोनों पर स्ट्राइक्स कर रहा था और हमास और हिजबुल्लाह दोनों को सपोर्ट करता है ईरान, और दोनों पर हमले होने की वजह से ईरान इसराइल को वार्न करता है कि अगर इसराइल ने जमीनी फौज भेजी गजा में तो उन्हें दूसरी जगहों से भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमास ने जो पहले हमला किया था उसकी वजह क्या थी। हमास ने कहा कि उन्होंने ये फलस्तीन में होने वाले जुल्म की वजह से किया था। 10 मई साल 2021 को इसराइल ने रबर बुलेट्स और स्टन ग्रेनेड्स का यूज किया था मस्जिद अक्सा के नमाजियों पर। उस वक्त भी हमास और इसराइल के दरमियान जंग हुई थी, लेकिन इस जंग को रोक दिया गया। उस वक्त भी एयर स्ट्राइक्स होती हैं, जिसमें 40 फलस्तीनी और 2 इसराइली मारे जाते हैं। अब वापस चलते हैं 7 अक्टूबर साल 2023 को। हमास के अटैक के बाद इसराइल गजा पर लगातार हमले करता चला गया। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज गजा में खाना और रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही थी, जबकि कुछ कंट्रीज इसराइल को हथियार प्रोवाइड कर रही होती हैं। मगर 1 अक्टूबर साल 2024 को ईरान 400 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च कर देता है इसराइल पर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। अमेरिका ने इसराइल को इस अटैक के बारे में पहले ही बता दिया था। यह अटैक एक प्लानिंग के साथ हुआ था, जिसमें फलस्तीनी फाइटर्स ने अंदर से हमला किया। ईरान ने एयर स्ट्राइक्स की और लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी हमला किया। अब इसराइल पर तीनों तरफ से हमला हुआ था, जिसमें
اس میں فلسطینی فائٹرز نے 8 سے 12 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران نے اٹیک کیوں کیا؟ 31 جولائی سال 2024 کو اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس قتل کو ایکسپٹ بھی نہیں کیا اور ڈینائی بھی نہیں کیا۔ اب اسماعیل ہنیہ جو کہ چیف تھے حماس کے، ان کے اچھے تعلقات تھے ایران کے ساتھ۔ اس وقت ایران نے بدلہ لینے کا سوچا مگر امریکہ نے اسے روک دیا۔ ایران بھی اس وقت رک جاتا ہے مگر 27 ستمبر سال 2024 کو حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، جو کہ پچھلے 30 سالوں سے حزب اللہ کو لیڈ کر رہے تھے۔ اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے ان کا قتل ہو جاتا ہے اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ حسن نصر اللہ ایران کے چیف کے اچھے دوست تھے، اور اب ایران نے اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ دونوں کا بدلہ لیا ایئر اسٹرائکس کی صورت میں، اور ان ایئر اسٹرائکس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو وارننگ دے دی کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھا جائے تو اس وار کو یہاں ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران بھی آگے سے جوابی حملہ کرے گا اور اس دنیا کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔